नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 सितंबर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा और अहम खबरों पर। राजधानी दिल्ली समेत ये राज्य वीकेंड में होंगे तरबतर। इस खास सिस्टम से फिर एक्टिव हुआ मानसून। दरअसल इन दिनों बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से देश के कई राज्यों पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में देखने को मिलेगा। अगली खबर अमेरिका से। मलिक ओबामा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि कैमन मलिक ओबामा, मैं रिपब्लिकन पार्टी का पंजीकृत मतदाता हूं और मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट करूंगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के चचेरे भाई एवं वो मलिक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया है। मलिक ओबामा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें कि उन्होंने लिखा कि मैं मलिक ओबामा, मैं रिपब्लिकन पार्टी का पंजीकृत मतदाता हूं और मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट करूंगा। बराक ओबामा के चचेरे भाई मलिक ओबामा ने जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन के समय भी डोनाल्ड ट्रंप का ही समर्थन किया था। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए मलिक ओबामा ने कहा कि वह ट्रंप को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे दिल से बोलते हैं। मैं अमेरिका ग्रेट अगेन एक कमाल का नारा है और मैं उनसे ट्रंप भी मिलना चाहूंगा। मलिक ओबामा ने पूर्व राष्ट्रपति और अपने चचेरे भाई बराक ओबामा की भी आलोचना की और उन्हें स्वार्थी बताया। अगली खबर। दुनिया के 88 देशों की जेल में कैद हैं पाकिस्तानी। भारत के करीबी इन दो मुल्कों में सबसे ज्यादा जाने पाकिस्तान की हालत जितनी दयनीय है, उससे ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तानियों की दुनिया के अन्य देशों में है। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तानी की शहबाज शरीफ सरकार का क्या कहना है। दरअसल सरकार के मुताबिक दुनिया के 88 देशों में कुल 22 देशों में कुल 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जेल की सजा काट रहे हैं। पाकिस्तान की हालत जग जाहिर है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में पाकिस्तानियों की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार दुनिया के 28 देशों में 20,000 के करीब पाकिस्तानी जेल की सजा काट रहे हैं। ये सभी कई अपराधों के तहत जेल में कैद हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कम से कम 20,000 पाकिस्तानी 28 देशों में कैद हैं, जिनमें से अधिकतर सऊदी अरब और यूएई में है। एक अखबार ने गुरुवार को सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैद किए गए लोगों में से 16 पाकिस्तानी नागरिक आतंकवाद, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात मार्च 29,019 और सऊदी अरब में 10,732 पाकिस्तानी तमाम अपराधों के लिए बंद हैं, जो कुल कैदियों का 74% है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 43 पाकिस्तानी मलेशियाई जेलों में, 30 को B1 ब्रिटेन में और 58 आसोमान में बंद हैं। वहीं बाकी के अन्य तुर्की, बहरीन, ग्रीस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी की जेलों में भी बंद हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है, एक बार जेल जाने के बाद इन व्यक्तियों को स्थानीय कानूनी प्रणालियों की दया पर छोड़ दिया भी हो। अक्सर उन्हें उचित कानूनी प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष अनुवादक या पाकिस्तानी दूतावासों से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाता। अगली खबर। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? नास्ट्रेडमस ने की आखिरी भविष्यवाणी। लिक्टमैन ने व्हाइट हाउस पर कौन कब्जा करेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल पेश किया है जिसे वह व्हाइट हाउस के लिए तिरनेन कुंजी कहते हैं। अमेरिका के नास्ट्रेडमस कहे जाने वाले एलन लिक्टमैन राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमेशा भविष्यवाणी करते हैं। सबसे खास बात यह है कि उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं। पिछले 10 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में से 9 भविष्यवाणियां एकदम सही निकली हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक अलग पहचान मिली है। अब उन्होंने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं कि नास्ट्रेडमस ने किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर मोहर लगाई है। एलन लिक्टमैन ने ऐलान किया कि इस बार व्हाइट हाउस पर कमला हैरिस का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि जुलाई में जो बाइडेन के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैरिस बनी। सियासी गलियारों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। इस बार 5 नवंबर को उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराएंगी और व्हाइट हाउस को डेमोक्रेटिक को सौंपेंगी। अगली खबर। हिंद महासागर की रक्षा परियोजनाओं में आएगी तेजी, भारत मालदीव ने सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। रक्षा वार्ता में
भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और मालदीव की ओर से राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख जनरल इब्राहिम नियमी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा वार्ता के 5वें दौर में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर बात की। हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारत मालदीव के बीच रक्षा वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति बनी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वार्ता सार्थक रही। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि आएगी। रक्षा वार्ता में भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और मालदीव की ओर से राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख जनरल इब्राहिम निलमी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा वार्ता के 5वें दौर में दोनों देशों ने सहयोग से संबंधित मामलों पर बात की। इसमें विभिन्न रक्षा सहयोग परियोजनाओं के काम में तेजी लाने पर ध्यान दिया गया। दोनों देशों ने अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान आगामी द्विपक्षीय अगली खबर हम पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने किया फोन। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उनके शानदार प्रदर्शन को सराहा। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं हरविंदर सिंह कपिल को दीजिए, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी और धर्मवीर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का पदक जीतना देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे कोचों के प्रयासों के प्रयास की भी सराहना की। पेरिस में आयोजित 2024 पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय प्रदर्शित प्रदर्शन किया है। भारत ने पहली बार किसी पैरालंपिक में 26 पदक हासिल किए हैं। भारत की झोली में 6 स्वर्ण, 9 कांस्य और 11 रजत पदक हैं। पदक तालिका में भारत 34वें स्थान पर है। चीन ने 70 पर स्वर्ण के साथ कुल 71 पदक जीते हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर है। अगली खबर, मोदी सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। कहा, भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। सिंगापुर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। राउंड टेबल मीटिंग के दौरान उन्होंने सिंगापुर के व्यापारियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, भारत में जब भी पान पर चर्चा होती है तो ये वाराणसी के बिना अधूरी होती है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने राहुल द्रविड़ और मुख्य कोच गौतम गंभीर के दृष्टिकोण में अंतर को लेकर अपनी राय रखी। पंत का कहना है कि द्रविड़ व्यक्तिगत और पेशेवर के तौर पर काफी संतुलित थे। करीब 2 साल बाद लाल गेंद के प्रारूप में वापसी करने वाले पंत ने कहा कि वो गंभीर के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने द्रविड़ के बाद मुख्य कोच का पद संभाला है। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग पर हुए समझौते। पीएम मोदी गुरुवार सुबह सिंगापुर की संसद पहुंचे, जहां पीएम लॉरेंस वॉन्ग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा, आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं, हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। अगली खबर, देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है फायदा, सरकार देगी ये बड़ा मुआवजा, बस करना होगा एक काम। कृषि मंत्रालय की पीएम बीमा फसल योजना में लगातार किसान अपना आवेदन कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए अब तक तकरीबन 9.25 करोड़ किसानों के आवेदन फसल बीमा योजना के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी पीएम फसल बीमा योजना की तुलना में यह संख्या ज्यादा है। देश में करोड़ों बटाईदार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में ऐसी सहूलियत सुनिश्चित की है जिससे अब उनकी मेहनत और रकम को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार बटाईदार किसानों को भी बीमा कवरेज देगी। यही नई फसल बीमा योजना के तहत क्लेम करने पर पेमेंट में हो रही देरी पर 12% से अधिक रकम भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है। अब तक इस योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए का बीमा क्लेम भी मिल चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से इसी खरीफ फसल की सीजन पर बीमा कर जीवन पर जुर्माने की व्यवस्था की है। अगली खबर,
राजद की याचिका पर सरकार को नोटिस, आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका नंबर जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 50% करने के फैसले को खारिज कर दिया था। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया। अगली खबर, प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की, बोले जल संरक्षण मानवता के भविष्य का सवाल। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी मदद कर सके, लेकिन गुजरात के लोगों और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह बेहद अहम पहल है जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। हाल के दिनों में देश के हर कोने में भारी बारिश जिसने इस प्राकृतिक आपदा की वजह से संकट न झेला हो, इस बार गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी मदद कर सकें, लेकिन गुजरात के लोगों और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। अगली खबर, भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की छापेमारी, आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के आवास पर दबिश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को राज्य सरकार के विशेष जांच दल एसआईटी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। फैसला अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली की याचिका के बाद आया था। इसमें मांग की गई थी कि प्राचार्य के रूप में घोष के कार्यकाल में कदाचार के आरोपों की ईडी द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए जाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर छापेमारी की। आरजीकर कॉलेज पिछले महीने उस वक्त चर्चा में आया जब यहां एक 51 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फैलकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने घोष और उसके सहयोगियों से जुड़े 5-6 ठिकानों पर छापेमारी की है। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के घर की भी ईडी ने तलाशी ली है। अगली खबर, कांग्रेस में फंसा पेच, कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला की काट के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस में फंसा पेच, कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला की काट के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मैदान में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री और अजय माकन समिति के सामने ये बात कही है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले के तौर पर दीपेंद्र सिंह ने ये दौर। इससे जाहिर होता है कि हरियाणा में कांग्रेस का पेच किस कदर उलझ गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले कुमारी शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। उनके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रभारी बाबरिया साफ कर चुके हैं कि सांसदों को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कुमारी शैलजा ने कहा था कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। इसके साथ शैलजा ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला भी हाईकमान करेगा। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। अगली खबर, हरियाणा में आपके साथ से क्या डगमगा जाएगा। कांग्रेस का छाई कॉन्फिडेंस, भाजपा जैसी न हो जाए बगावत। इस गठबंधन से कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होगा। इस गठबंधन में दिल्ली भी अहम है।
यानी दिल्ली में है। ये मुद्दा भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल सका था। ऐसे में हरियाणा का चुनावी नहीं कर सका है। ऐसे में हरियाणा का चुनावी गठबंधन दिल्ली में कांग्रेस व आपके गठबंधन की राह तय करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर भले ही कांग्रेस पर बढ़त हासिल कर ली हो, मगर उसे टिकट न मिलने वाले नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक सहित भाजपा के कई नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अभी तक पहली सूची जारी नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए 2500 से अधिक आवेदन आम आदमी पार्टी के साथ ही वो कांग्रेस का गैसा गठबंधन होने की खबरें चल रही हैं। अगली खबर, शुभमन गिल सस्ते में आउट, इंडिया ए 180 रन से पीछे, श्रेयस पडिक्कल ने दिलाई इंडिया डी को बढ़त। दूसरे दिन बेंगलुरु में खेले जा रहे मुकाबले में इंडिया ए के कप्तान शुभमन गिल 25 रनों की पारी खेलकर सस्ते में आउट हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर और देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतकीय पारियां तो खेलकर इस पारियां किया 200 से ज्यादा रनों की बढ़त दी। दलीप ट्रॉफी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया ए और इंडिया बी के बीच बेंगलुरु में और इंडिया सी और इंडिया डी के बीच अनंतपुर में मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे दिन बेंगलुरु में खेले जा रहे मुकाबले में इंडिया ए के कप्तान शुभमन गिल 25 रनों की पारी खेलकर सस्ते में आउट हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर और देवदत्त पडिक्कल ने आकर इंडिया डी को 200 से ज्यादा रनों की बढ़त दी। अगली खबर, राहुल द्रविड़ की हुई आईपीएल में वापसी, राजस्थान रॉयल्स ने दी बड़ी जिम्मेदारी, सीईओ ने सौंपी जर्सी। शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के सीईओ जेक लश मैक्रम ने उन्हें बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में जर्सी भेंट की और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी की तरफ से ट्वीट शेयर दी। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स में वापसी हो गई है। उन्हें टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के सीईओ जेक लश मैक्रम ने उन्हें बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में जर्सी भेंट की और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी की तरफ से ट्वीट कर दी गई। अगली खबर, पंत ने राहुल द्रविड़ और गंभीर के बीच अंतर बताया, नए मुख्य कोच के साथ काम करने को लेकर दिया ये बयान। करीब 2 साल बाद लाल गेंद के प्रारूप में वापसी करने वाले पंत ने कहा कि वह गंभीर के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने द्रविड़ के बाद मुख्य कोच का पद संभाला है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने राहुल द्रविड़ और मुख्य कोच गौतम गंभीर के दृष्टिकोण में अंतर को लेकर अपनी राय रखी। पंत का कहना है कि द्रविड़ व्यक्तिगत और पेशेवर के तौर पर काफी संतुलित थे। करीब 2 साल बाद लाल गेंद के प्रारूप में वापसी करने वाले पंत ने कहा कि वह गंभीर के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने द्रविड़ के बाद मुख्य कोच का पद संभाला है। अगली खबर, सोना 100 रुपये चढ़ा, चांदी वो 200 रुपये मजबूत हुई। सोना 100 रुपये चढ़ा, चांदी 1200 रुपये मजबूत हुई। सोना 100 रुपये चढ़ा, चांदी 1200 रुपये मजबूत हुई। अगली खबर, कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर हितों के टकराव का आरोप लगाया, पीएम से पूछा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुश दंपति ने मुंबई की अपनी एक संपत्ति कैरोल इंफो सर्विसेज लिमिटेड को लाखों रुपए के किराए पर दी। इस साल सेबी प्रमुख रहते हुए भी उस संपत्ति से 45 लाख रुपए से अधिक का किराया लिया गया। कैरोल इंफो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड से जुड़ी कंपनी है, जिसके खिलाफ जांच चल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सेबी अध्यक्ष अपने पद पर रहते मुंबई स्थित अपनी एक संपत्ति के एवज में किराया वसूल रही है। ये संपत्ति ऐसी कंपनी को किराए पर दिया गया है जिसकी पैतृक कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शेयर बाजार नियामक सेबी कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह हितों के टकराव का मामला है, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सेबी अध्यक्ष अपने पद पर रहते मुंबई स्थित अपनी एक संपत्ति के एवज में किराया वसूल रही है। ये संपत्ति ऐसी कंपनी को किराए पर दिया गया है जिसकी पैतृक कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शेयर बाजार नियामक सेबी कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह हितों के टकराव का मामला है,
ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है। अगली खबर, अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर एपी में उबाल, कोर्ट ने ईडी हिरासत पर फैसला रखा सुरक्षित, पार्टी ने बीजेपी दफ्तर घेरा। आपने केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि विधायक अमानतुल्लाह खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता अमानतुल्लाह खान की सीआईडी हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 10 दिन की और हिरासत मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आपने केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कहा कि विधायक अमानतुल्लाह खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में ईडी का दुरुपयोग बंद करो के स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। उधर ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उनका जवाब देने की बजाय बहस करता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि खान मुख्य आरोपी है। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का बयान माल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया, नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने खान पर सहयोग का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए, वो केवल एक बार पेश हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौरा कोर्ट, ये सब कुछ आज के लिए है। अगर ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।